और जस्ट सी। सो नाउ बेसिकली अभी हाँ, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें कंसेप्ट पढ़ना है विच इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत दो दो स्टेप का बना देता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्किप एट एनी पॉइंट इन टाइम, चाहे वो ऑप्टिक्स का टॉपिक हो, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, कुछ भी मोशन हो। रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक हमारा हर जगह लग जाता है, वेदर इट इज पुलिस का टॉपिक, कुछ भी, ठीक है। अब लॉजिक समझो, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलती हूँ कि मान लो ये रोड है ना, ये रोड है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, इसी रोड पे दो गाड़ियां चल रही, ठीक है। इसी रोड पे दो गाड़ियां चल रही और दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। एक गाड़ी है अपने पास, ये रेड वाली, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास आगे की तरफ चल रही है एक ब्लू वाली गाड़ी। समझ में आ गई? एक ब्लू वाली गाड़ी, ठीक है। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कार्स है हमारे पास, ठीक है। दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कार्स है अपने पास। और जो दोनों आइडेंटिकल कार्स है ना अपने पास, ये इस तरह से चल रहे हैं, ठीक बात है। अब दोनों इस डायरेक्शन में चल रही है, एक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और एक की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। अब मेरा सवाल ये है कि बताओ एट और आफ्टर 3 सेकेंड्स दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा ना? तो आप एक लॉजिकली समझो, अब लॉजिकली समझना, ठीक है। मैं ऐसे 3 गाड़ियां भी कर सकती थी, मैं ऐसे 5 गाड़ियां भी कर सकती थी, कितनी भी गाड़ियां कर सकती थी। जस्ट अंडरस्टैंड, हम कर क्या रहे, हम कर क्या रहे। हम एक सिंपल सी बात करें, हाँ ध्यान सुनो, इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट समझना। तो क्या हमने यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर ली? तो हमने ये बोला कि जो गाड़ी ए है और जो गाड़ी बी है, गाड़ी ए की स्पीड भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, और गाड़ी बी जो है वो भी टुवर्ड्स ईस्ट चल रही है एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो हाँ। तो हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं जी बताओ, अब मैंने आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए, velocity of car B with respect to car A. How do I read this out? This is called as velocity of B with respect to A. जब हम बोलते हैं ना with respect to A, मतलब हमें A को रेस्ट पे लाना है, A को रेस्ट पे लाना है। अगर मान लो मैंने लिख दिया VAB, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ velocity of B with respect to A। इसका मतलब ये है। बात समझ में आ रही? तो आप ही समझो, मैंने ऐसे VBA और मैंने ऐसे VAB, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है, देखो, जैसे हम चलते हैं जब, है ना, तो आप ये देखो कि हमें पेड़ जो होता है वो पेड़ जनरली रुका हुआ होता है, पर जब हम गाड़ी में आगे जा रहे होते हैं तो हमको पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है, बट क्या पेड़ सच में चल रहा होता है? बट हमें पेड़ की भी वेलोसिटी नजर आती है, हाँ या ना? थम्स अप या थम्स डाउन बोलो, ठीक है। इसका मतलब पेड़ तो एक्चुअली रुका हुआ है। तो आप ऐसे समझो कि अगर आप पेड़ पे बैठे हुए एक बंदर हो, तो होगा क्या, बताओ। कि अगर आप पेड़ पे बैठे हुए बंदर, ठीक है ठीक है ठीक है, कि अगर आप पेड़ पे बैठे हुए एक बंदर हो, है ना, तो भाई पेड़ पे बैठा हुआ बंदर रेस्ट पे है, तो उसको गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम गाड़ी में बैठे हुए कोई इंसान है, तो हमें लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं, बट इन रियलिटी हम तो चल रहे हैं। और अगर हम पेड़ को देखते हैं तो हमारी नजर ऐसी होती है कि यार अगर हम रेस्ट पे हैं तो पेड़ हमसे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हम कोई भी मोशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो हम कैसे बोलते हैं कि अगर गाड़ी ए को भी रोक दूं, तो मुझे ऐसे लगेगा कि गाड़ी ए से बी उससे आगे निकल रहा है ना। और अगर मैं गाड़ी बी को रोक दूं, सोचो गाड़ी बी रुक जाए, मतलब बी वाला आदमी है, तो बी वाला आदमी जब यहाँ पहुंच जाएगा आगे की तरफ, तो उसको गाड़ी ए अपने से पीछे नजर आएगी, बोलो हाँ या ना? फिर जब ये और आगे पहुंच जाएगा तो कुछ भी कर लो, एट एनी पॉइंट इन टाइम बी वाली गाड़ी को ए वाली अपने से पीछे ही नजर आने वाली है। बट हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मैम बार बार हम दो गाड़ियां चलाएं। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या है, कि मैं ऐसे बोलूं कि भैया 3 सेकंड पे अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन का सीन क्या है मुझे बताओ। कि अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है ना, ये मेरी इनिशियल, बोलो, ये अगर मेरी इनिशियल पोजीशन है तो क्या होगा मुझे बताओ। कि मैम 3 सेकंड बाद हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड गाड़ी ए की क्या है, डिस्टेंस ए, इनिशियल पोजीशन से ए कितनी दूरी पे आ चुका होगा, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 3 सेकेंड्स। तो सेकंड से सेकंड कट गया, स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया 6 मीटर, यानी कि ए अपनी पोजीशन से यहाँ कहीं 6 मीटर चल चुका होगा। और वही गाड़ी बी की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगी कि बी की स्पीड कितनी है मुझे बताओ, स्पीड ऑफ कार बी इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकंड में तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना होता है बोलो, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस जो बी कार ने चला वो कितना चला मुझे बताओ, दैट इज गोइंग टू बी 10 × 3, दैट इज गोइंग टू बी 30 मीटर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर चल चुका, तो गाड़ी मेरी बी यहाँ पहुंच चुकी होगी, बोलो हाँ ना। ए यहाँ पहुंच चुका और ये अपनी जगह से 30 मीटर, तो 3 सेकंड के बाद इन 3 सेकंड्स हमारे पास कार बी कहाँ है बताओ, हमारे पास कार बी इज हियर और हमारे पास कार ए इज हियर। तो इनके बीच की दूरी कितनी है मुझे बताओ, दैट इज गोइंग टू बी 24 मीटर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी 24 मीटर्स। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट सेंड, बोलो, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। तो हम क्या बोले, हम ये बोले कि मैम एक तरीका तो इसका करने का ये है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ध्यान सुनिएगा, इसी सवाल को करने का एक और तरीका क्या है, देखो इसी सवाल को करने का एक तरीका और है कि भाई देखो, अगर मेरे पास ये रास्ता है और ये वाली मेरे पास कार ए है, ये वाली मेरे पास कार ए है और ये वाली मेरे पास कार बी है, ठीक है, ये वाली कार बी है। तो मैंने कहा जी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड नीचे वाली की कितनी है, 2 मीटर्स पर सेकेंड है, और दोनों की डायरेक्शन ये है। एक सिंपल सी मुझे बात बताओ, अगर एक जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर वो होता है जिसकी लेंथ जीरो होती है। अच्छा, लेंथ जीरो होने का मतलब बेसिकली एक पॉइंट है। एक बात बताओ, कोई वेक्टर पॉइंट कब बनेगा, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक वेक्टर टुवर्ड्स राइट जा रहा है और उसकी लेंथ है 2 मीटर आई कैप, तो मुझे इसको जीरो बनाने के लिए क्या मैं इस पे -2 मीटर आई कैप लगा दूं, बोलो हाँ या ना। तो इसमें एक तरीके से मैं ऐड कर दूं क्या, एक दूसरा वेक्टर। पर हमें ये काम पता है कि अगर मेरे को इसको जीरो करना है, मतलब अगर ए को रेस्ट पे लाना है, ए को रेस्ट पे लाना है, ए को रेस्ट पे लाना है, तो मैं ए को रेस्ट पे कैसे लाऊंगी, जितनी उसकी स्पीड राइट में जा रही है उतनी ही स्पीड उस पे से माइनस कर दो, तो मतलब +2 ले रहे हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में क्या करते हैं, टुवर्ड्स राइट ऑफ द ओरिजिन को पॉजिटिव मानते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन को नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि वेक्टर है ना, तो वेक्टर की डायरेक्शन हम फिजिक्स में कैसे बताते हैं, प्लस माइनस साइन से। तो टुवर्ड्स राइट को अगर मैंने प्लस माना है तो टुवर्ड्स लेफ्ट को हम नेगेटिव मान लेंगे, टॉप को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो बॉटम को हम नेगेटिव मान लेंगे, बोलो हाँ। तो मैं एक सिंपल सी बात ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे कार ए की स्पीड जीरो करनी है तो मैंने ए की स्पीड में -2 मीटर्स पर सेकेंड कर दिया। क्यों कर दिया, -2 मीटर्स पर सेकेंड एक दूसरा वेक्टर होगा जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा और नेट स्पीड जीरो हो जाएगी। पर अगर मैंने एक वेक्टर इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया है, वही वेक्टर मैं इसके ऊपर भी सुपर इम्पोज करूंगी -2 मीटर्स पर सेकेंड का। इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए तो ए को रेस्ट पे लेने का मतलब ए की स्पीड कितनी हो गई बताओ, ए को रेस्ट पे लाने का मतलब क्या हो गया कि ए की स्पीड हो गई, भाई ए तो रोक दिया मैंने, तो ए तो वो पेड़ वाला बंदर हो गया जो अब चल नहीं रहा। लेकिन उसके मुकाबले अगर मैं बी को देखूं तो बी वाली जो कार है उसकी स्पीड कितनी रह जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड, क्योंकि ये दो वेक्टर से मिलके बनी है, +10 वाला आगे था और -2 मीटर बाद में था, बोलो हाँ ना। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो हमने ए गाड़ी गाड़ी को रोक दिया, और जब हमने ए गाड़ी को रोक दिया तो सिर्फ कार बी ही चल रही है, और जब कार बी चल रही है तो अब मुझे बताओ 3 सेकेंड्स में, तो ये जो 8 मीटर पर सेकेंड है ये क्या निकली मेरी, स्पीड ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा जाता है हम उसको रेस्ट पर ले आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आई? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि बताओ 3 सेकेंड बाद बी कहाँ होगा, तो क्या ये मेथड से हमको बी की ओरिजिनल पोजीशन नजर आएगी? नहीं। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद ए तो रुक गई, ए के मुकाबले ये 8 मीटर चल लेगा बी, फिर अगला भी अगला 8 मीटर चल लेगा, तो ये 1 सेकेंड पे ये यहाँ होगा, अगले सेकंड पे फिर ये यहाँ होगा, अगले सेकंड पे फिर ये होगा, और हर सेकंड में कितना मीटर आगे चलेगा ये, अगले सेकंड में कितना मीटर आगे चलेगा, बोलो ये।
बोलो, अगले सेकंड में कितना मीटर आगे चलेगा ये, बोलो। तो दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 1 सेकंड, दिस इज गोइंग टू बी 1 सेकंड। तो 8 मीटर ये चला, 8 मीटर ये चला और 8 मीटर ये चला। तो बेसिकली हम बोलेंगे कि गाड़ी रियल में ए के मुकाबले 24 मीटर आगे है। तो इसने मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दिया कि बी ए से कितना आगे है। तो जब बी ए को देखेगा तो वो हमेशा उसको ए पीछे ही नजर आएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बताइए, क्योंकि ए तो रुका हुआ है। तो हमने रिलेटिव स्पीड में क्या करना है, एक को रोक के सिर्फ दूसरे को चलाना। चाहे मैं सड़क पे 4 गाड़ी दौड़ा लूं, पर मुझे 3 को रोक कर फिर एक को चलाना। 2 दौड़ा रही हूं तो 2 में से एक को रोक के एक को चलाना, और उसी से मेरा सारा आंसर निकल जाएगा। तो अब आप देखो, मेरे को डबल डबल काम करना नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ कितना बोला। अब लॉजिक ऐसे समझो, जरूरी नहीं कि मैं दोनों को साथ चलाऊं, है ना, जरूरी नहीं मैं दोनों को साथ चलाऊं। तो अभी एक सिंपल सा सवाल मैंने आपको बोला कि मेरे पास 2 गाड़ियां थी, ए और बी, दोनों का इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम था। तो दोनों में से मैंने एक को रेस्ट पे ले आया, और रेस्ट पे लाने का तरीका क्या है, जो उसकी स्पीड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर लगा दो, और जो ए की स्पीड में माइनस कर रहे हो उतना ही बी की स्पीड में माइनस कर दो। तो जो 8 मीटर पर सेकेंड आई, वो ये बता रहा है कि अगर ए गाड़ी रुक जाए तो ए को बी की स्पीड क्या नजर आएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। बट जबकि बी की ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ऐसे समझो, जब 2 गाड़ियां पैरेलली चलती हैं और आपकी गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर पे और दूसरी की गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, तो आपको दोनों गाड़ियों में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। आपको लगता है ये तो मेरी जैसी स्पीड में ही है, जबकि दूसरी गाड़ी आपसे सिर्फ 40 किलोमीटर पर सेकेंड आवर से ज्यादा चल रही है। वहीं आप सोचो कि आपकी गाड़ी रुकी हुई है और आपकी बगल में से गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे निकल के जाए, तो आपको वो गाड़ी बहुत तेज चलती हुई नजर आएगी। तो बेसिकली रिलेटिव का मतलब होता है कि हमारी आंखों का परसेप्शन क्या है उस सिचुएशन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप लॉजिक ऐसे देखो कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, बताओ, तो आपको लॉजिक समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, जब ए को रोक दिया। और टाइम मुझे कितना दे रखा था बेटा, 3 सेकेंड। तो अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगी, तो ये वो डिस्टेंस है जितना बी चलेगा और ए रुका हुआ है। तो डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड ऑफ बी इंटू ए इंटू टाइम। तो ये मुझे मिल गया 8 इंटू 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 24 मीटर। बोलो, क्या यही आंसर हमारा ऊपर की तरफ आया था? क्या यही आंसर हमारा ऊपर की तरफ आया था माइनस कर कर आके? तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अब सुनो, अब मान लो इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2। अब इलस्ट्रेशन 2 में आप सोच के देखो। अब मान लो इसको मैं थोड़ा टफ डिफिकल्ट करता हूँ। मैंने ये बोला कि एक गाड़ी खड़ी है यहाँ, ठीक है? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई एक गाड़ी खड़ी है यहाँ, ये गाड़ी एक, और एक गाड़ी खड़ी है यहाँ, दोनों चल रही हैं। ये चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड पे और ये चल रही है 8 मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो ये मुझे बताओ, क्या पीछे वाली गाड़ी तेज चल रही है और आगे वाली गाड़ी धीरे चल रही है? तो कभी ना कभी तो ऐसे होगा कि ए वाली जो गाड़ी है वो बी को कभी ना कभी तो पैरेलल आ जाएगी, बिल्कुल। यानी कि ए में बैठा आदमी बी के साथ हैंडशेक कर सकता है, ए में बैठा हुआ आदमी बी के साथ हैंडशेक कर सकता है और फिर हैंडशेक करके आगे निकल सकता है। और मैंने बोला कि जब ये मैंने इनको चलते हुए देखा, जब शुरुआत करते हुए देखा, तो तब उनके बीच की दूरी 30 मीटर थी। अब मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम विल ए मीट बी प्रोवाइडेड बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? अब तुम समझो, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर हमें ऐसा कोई सवाल दे दिया, तो मेरे को पता है दोनों का वेक्टर कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स आई, क्या टुवर्ड्स एक्स एक्सिस चल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इसकी अब मैं किसको जीरो कर लूं, मैं छोटे वाले की स्पीड जीरो कर लूं, क्योंकि मैं दोनों को चलाऊं तो मुझे नहीं पता कितने समय बाद वो मिलेंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि हर, अगर मैंने बोला लेट अस सपोज, सोल्यूशन के तौर पे मान लो मैंने ऐसे बोला कि लेट अस सपोज, लेट अस सपोज ए एंड बी मीट आफ्टर टी सेकेंड्स, ए एंड बी मीट आफ्टर टी सेकेंड्स। मान लो मैंने ऐसे बोल दिया। तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि ए एंड बी मीट आफ्टर टी सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनते हैं, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब हमने क्या करा कि टी सेकंड, अगर टी सेकंड चला तो बी ने कितना डिस्टेंस चला। अगर ये जो मैं लिखूं तो ये वी बी है, वी बी का मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ बी।
ये जो मैं लिखूंगी ओरिजिनल स्पीड ऑफ क्या है, ए। अब मैं एक सिंपल सी बात आपको ये बोल रही हूँ कि भाई दोनों चले तो टी सेकंड बाद तो बी भी आगे बढ़ गया, और ए टी सेकंड बाद ए भी आगे बढ़ गया। अब मुझे क्या पता चलेगा कि भाई कौन कहाँ पहुंचा? तो इसको करने के दो तरीके, इसको करने के दो तरीके देखो। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी, कि भैया बी को जीरो कर दो, बी को रोक दो, बी जहां बैठा है उसको वही रोक दो। कैसे रोक दो? कि हम बी की स्पीड में -2 मीटर पर सेकंड कर दे क्या? अगर हमने बी की स्पीड घटा दी तो जो काम मैंने बी की स्पीड में किया है वही काम मैं ए की स्पीड में भी कर दूं, तो मेरे को क्या निकल के मिलेगा? मेरे को मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिगार्ड्स टू बी, एंड दैट इज गोइंग टू बी 6 मीटर्स पर सेकेंड। और तब मैंने बी को वही रोक दिया जहां बी है। एक तरीका तो इसका करने का ही है, बोलो हाँ ना? टाइप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और रिलेटिव वेलोसिटी से बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना? तो मैंने क्या करा, अगर मैंने बी को रुका हुआ मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ? कि अब बी वही है, अब बस चल कौन रहा है, ए। और बी को ए अपनी तरफ चलते हुए नजर आ रहा है विद स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो हाँ ना? कि हर सेकेंड इनके बीच की दूरी 6 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो जाएगी। तो मैं अगर ये चीज बोलूं तो अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बता दो कि भाई इनको, ए को इफेक्टिवली 30 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है, और अगर बी रुक गया तो ए उसके हिसाब से 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और ये हम कब लगा रहे हैं? जब दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज सेम एज एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये तब की बात है, बात समझ में आई? तो डी हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है मुझे बताओ, 6 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितना कवर करना है बी को, 30। तो यहाँ से टाइम कितना निकल गया, 5 सेकेंड्स। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? ये मेथड आप देखो हमने कितने शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर लिया। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई? एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये है, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। दूसरा तरीका इसको करने का क्या था कि भाई मान लो मैं किसी को ना रोकती, मैं दोनों को चलाती। तो दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या था? देखो, दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का था कि मैम मेरे पास देखो रास्ता ये है, ये गाड़ी ए है, ये चल रही है 8 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली गाड़ी बी है, और इनके बीच की दूरी 30 मीटर है, और आगे वाली गाड़ी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा मान लो टी सेकंड्स बाद ये मिले, सेकंड मेथड। तो टी सेकंड्स बाद मान लो बी यहाँ पहुंच गया और ए भी यहीं पहुंच गया। तो टी सेकंड्स बाद अगर हम देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कितना हुआ? कि गाड़ी ए चली और टी सेकंड्स में गाड़ी क्योंकि तेज चल रही थी तो वो ज्यादा डिस्टेंस चल गई, और बी गाड़ी धीरे चल रही थी तो वो चल गई 2t। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ बी इनटू टाइम टी, 8t। और एक हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 2t, दैट इज गोइंग टू बी ए इनटू टी, स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये दूरी माइनस, ठीक है, ये पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दें तो मुझे ये वाला मिल जाएगा डिस्टेंस। बोलो हाँ ना? तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 8t - 2t इज गोइंग टू बी 30 मीटर? दूसरा तरीका सॉल्व करने का ये है। तो 6t इज इक्वल टू 30, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकेंड्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, फंडा समझ में आया या नहीं बताइए? ठीक है, प्रोवाइडेड बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद द सेम स्पीड। एनी डाउट्स इन दिस? एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट टेल। तो आप ही देखो रिलेटिव वेलोसिटी से ये वाली चीज कितनी आसान हमारी हो गई, ठीक है। पर ये हम कब लगा रहे हैं, व्हेन बोथ ए एंड बी, व्हेन बोथ ए एंड बी आर मूविंग, दोनों को समझ में आया, इन द सेम डायरेक्शन, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो विद सेम एक्सेलरेशन। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल। अब लॉजिक देखो, एक और सवाल देखो। सवाल कहता है कि भाई इलस्ट्रेशन 3,
सवाल हमें कहता है कि एक रोड है, उस पर दो गाड़ी है, एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है। गाड़ी ए चल रही है इधर की तरफ और गाड़ी बी चल रही है इधर की तरफ, ठीक है। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। पहली बात तो मुझे बताओ, अगर मैं एक्स एक्सिस पे मार्क करूं तो ए की स्पीड जो है वो इधर की तरफ है, 10 i कैप प्लस का, और बी की स्पीड जो है वो है इधर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो वो है -2 i कैप। बोलो हाँ ना। तो अगर मुझे 2 मीटर पर स्पीड दे दी तो मैं इसके खुद से माइनस लगा लूंगी, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी ऑफ बी है और वेलोसिटी ऑफ ए है, उन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। और इनके बीच का इनिशियल दूरी थी मान लो 60 मीटर। अब सवाल ये उठता है कि एट आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम विल द टू कार्स मीट। देखते हैं, विल, देखते विल द टू कार्स मीट। बोलो। तो टू कार्स कहीं बीच में मिलेंगी। अब इसको करने के भी दो तरीके। मैं पहले रिलेटिव वेलोसिटी लगाती हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक को रोक दो, एक को रोक दो और दूसरे को चलाओ। अब मैंने बी को रोक दिया, तो बी को रोकने का तरीका मतलब उसकी स्पीड जीरो कर दूं। उसकी स्पीड जीरो करने का मतलब -2 में मैं +2 ऐड कर दूं तो वो जीरो हो जाएगी। और जो काम मैंने स्पीड ऑफ बी में करा है वही काम मैंने स्पीड ऑफ ए में भी करा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया मुझे बताओ? 12 मीटर पर सेकेंड। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो इफ दिस बिकम्स 12 मीटर्स पर सेकेंड तो बी अब वहीं बैठा है जहां बैठा था, और अब ए को चल के जाना है 12 मीटर की स्पीड से और बी को मिल जाना है। तो ए को अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? ए को डिस्टेंस ट्रैवल करना है पूरा 60 मीटर। बोलो हाँ। तो अब हम सिंपल फंडा लगा दें, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है? 60, स्पीड है 12, टाइम है टी, तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 5 सेकेंड्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ? दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली 5 सेकेंड। फंडा समझ में आया? एक तरीका इसको करने का ये था। दूसरा तरीका क्या था? मैंने कहा भाई दोनों गाड़ियां चली, एक बात बताओ, मान लो वो t सेकंड्स बाद मिली, तो इसी को करने का दूसरा तरीका देखो। इसी को करने का दूसरा तरीका देखो कि भाई मैम देखो, ये रास्ता था, ये गाड़ी मेरे पास ए थी, ये गाड़ी मेरे पास बी थी। बी चल रही थी इधर पे 2 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच की दूरी थी 60 मीटर, और ये चल रही थी इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। टुवर्ड्स राइट की स्पीड को हम +10 लेते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट की स्पीड को हम 2 मीटर्स पर सेकंड लेते हैं। बोलो हाँ। अब मैंने एक सिंपल सी बात बोली, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने कहा भाई देखो, इसी t सेकंड्स बाद ही गाड़ी मिली, तो 2 t सेकंड्स में सेम टाइम में जिसकी स्पीड स्लो है वो कम डिस्टेंस चलेगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगी। तो इसका मतलब किसी इस एक्स पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे, एक्स पॉइंट पे दोनों गाड़ियां पहुंचेंगी एक ही साथ। तो मैंने कहा भाई आफ्टर t सेकंड्स अगर दोनों गाड़ी मिली तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कितना हुआ? इतना, इतना। तो डिस्टेंस बाय कार ए, दिस इज गोइंग टू बी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ ए इनटू टी, दैट इज गोइंग टू बी 10 इनटू टी। और एक हमारे पास यहाँ से क्या आया? डिस्टेंस बाय कार ए, डिस्टेंस बाय कार बी। बोलो। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? डिस्टेंस बाय कार बी इज गोइंग टू बी 2 इनटू टी, दैट इज गोइंग टू बी स्पीड ऑफ कार बी इनटू टी। तो ये वाली दूरी हो गई मेरे पास 2t। अब बताओ, क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस पूरा मिला के कितना है? 60। तो क्या मुझे ऐसे बोल देना चाहिए 10t plus 2t here is going to be 60, that means 12t here is going to be 60, this implies t here is going to be 5 seconds। बोलो हाँ। दिस इज माय सेकंड अप्रोच। पर इस सेकंड अप्रोच के अंदर मैंने कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का यूज नहीं किया, मैंने दोनों गाड़ियों को बकायदा चलाया। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट मैंने दोनों गाड़ियों को बकायदा चलाया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बताइए, इज इट क्लियर? सो बोथ दी अप्रोचेस यू कैन यूज वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। ठीक है, आप कुछ भी अप्रोच यूज कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी अप्रोच यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में चलें, लेकिन अगेन दोनों की एक्सेलरेशन सेम थी,
या तो दोनों एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे थे, सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहे थे, या दोनों की एक्सेलरेशन सेम थी। मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, जब दोनों गाड़ियों की एक्सेलरेशन सेम है ना, तो दोनों को कुछ भी फील नहीं हो रहा, है ना। एक गाड़ी भी अपनी स्पीड हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रही है, और दूसरी गाड़ी भी अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रही है, तो आप ऐसे मान के चलो कि दोनों की स्पीड में कोई खास अंतर आ नहीं रहा। हाँ या ना? हाँ या ना? अब लॉजिक देखो क्या है। अब लॉजिक देखो क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, देखो, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने क्या बोला कि मान लो मेरे पास ये कार है, एक रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते का सीन क्या है, ध्यान से देखो। इस रास्ते का सीन है कि एक गाड़ी इस पे चल रही है इधर, तो इसकी स्पीड है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल स्पीड है। और इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है मुझे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड ये अपनी स्पीड 2 से बढ़ा रही है। ध्यान सुनिएगा। एक और गाड़ी है, एक और गाड़ी है, गाड़ी ए गाड़ी बी, उसकी इनिशियल स्पीड है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, और वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। या मैं आपको सिंपल बताती हूँ, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई इसकी भी एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल रही हूँ कि आफ्टर 6 seconds what will be the distance between them, what will be the distance between the cars A and B। सही बात है, ये सवाल है। अब आप लॉजिक ये देखो कि अगर मैं एक्सेलरेशन ले लूं, तो इसका मतलब हर सेकंड ही अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना। हर सेकंड ही गाड़ी अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। पहले सेकंड वो 5 मीटर चली, पर क्या पूरे एक सेकंड में उसकी स्पीड 5 मीटर थी कि नहीं थी, बताओ। बताओ, हर सेकंड में उसकी हर एक सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब घड़ी 0 पे थी और जब घड़ी 1 पे आई, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 5 थी, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 6 हो गई। इसका मतलब कहीं बीच में 5.5 की स्पीड रही होगी। बोलो हाँ ना? एक्सेलरेशन का मतलब तो यही हुआ। फिर अगले जब तक घड़ी 1 से 2 सेकंड पे पहुंची, तो उसकी स्पीड 7 हो चुकी थी, मतलब कहीं साढ़े 6.1 6.2 भी स्पीड रही होगी। अरे हाँ या ना बोलो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम इस सवाल को डायरेक्टली, अगर मैं दोनों गाड़ियां चलाऊं, मैं किसी भी हाल में इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ क्वेश्चन। हाँ, कर मैं सकती हूँ, एक और तरीका है इसको करने का। अगर तुमने वो पढ़ लिया हो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो हम वो भी लगा सकते हैं। पर हम एक सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि अगर मैं वो वाली फॉर्मूला ना भी लगाऊं, और फिर से सिंपल कंसेप्ट लगाऊं जिसमें मैं एक गाड़ी को पूरी तरह से रोक दूं, तो क्या मैं बोल दूं एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कार बी। बोलो फैन। एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कार ए। तो दोनों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ है, तो मैं एक्सेलरेशन को जीरो कैसे करूं, इसमें -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दूं। तो अगर जो काम मैंने बी की एक्सेलरेशन में किया है, वही काम मैंने ए की एक्सेलरेशन में भी कर दिया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो प्लस को जीरो कैसे बनाए, उसमें से उतनी ही वैल्यू माइनस कर दो। और स्पीड को जीरो कैसे करें, -5 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहाँ भी कितना कर दो, -5 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैंने एक तरीके से बी कार को पूरी तरह से रोक दिया, इसकी यू भी जीरो है, इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है। बोलो हाँ। और उस हिसाब से मुझे क्या लग रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिगार्ड्स टू बी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिगार्ड्स टू बी कितना है, 1 मीटर्स पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट। और अब मुझे पता है कि 6 सेकंड बाद ही जब गाड़ी चलेगी, तो मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या, एस डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमें लगाना है, इसका सिर्फ गाड़ी ए का बता देंगे, क्योंकि बी तो हमने सीधे सीधे रोक दी। तो मुझे ए और बी दोनों को चलाने की कोई जरूरत नहीं है, एक को पूरी तरह से रोक दो, उसकी स्पीड भी जीरो कर दो,
उसकी एक्सेलरेशन भी 0 कर दो। अब डालो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी डालोगे, 5 × 6 प्लस हाफ इंटू कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 1 × टाइम स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अब कितना आ जाएगा मुझे बताओ। ये आ जाएगा मेरे पास 30 प्लस हाफ इंटू 36 विच इज गोइंग टू बी 18। तो 48 मीटर्स की दूरी दोनों गाड़ियों के बीच में आ जाएगी 6 सेकंड के बाद। क्या ये टाइप क्लियर है या नहीं बताइए। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एस हमारे पास यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इज दिस पार्ट क्लियर। और स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हमें इसमें एक स्पीड को पूरी तरीके से रोक देना पड़ता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, जस्ट बताइए। फंडा समझ में आया पक्का। अब एक क्वेश्चन और करो देखो। अब मान लो मैंने तुमको एक क्वेश्चन और दिया। मैंने बोला जी एक गाड़ी है, एक गाड़ी एक चल रही है, जो स्पीड, एक गाड़ी ए और दूसरी गाड़ी बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है मुझे 5 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखी है 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी इनिशियल स्पीड मुझे दे रखी है 0 और एक्सेलरेशन दे रखी है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है 12 और इसकी दे रखी है 10। नाउ द क्वेश्चन सेज इनके बीच में जब ये स्टार्ट किए तो इनके बीच की दूरी थी 60 मीटर्स। क्वेश्चन कहता है आफ्टर हाउ मच टाइम विल ए मीट कार बी। बोलो हाँ। कर सकते हैं क्या, कैन वी ट्राई दिस क्वेश्चन। हमें कौन सी गाड़ी को रोक देना चाहिए, उसकी स्पीड बी की पहले से 0 है देखो। तो बी को रोकने का मतलब क्या हो गया कि उसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, -0 -0। एक्सेलरेशन को 0 करना है तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन +10 है क्योंकि आगे की तरफ जा रही है, राइट की तरफ। तो अगर आप इसको अपने एक्स एक्सिस के हिसाब से देखो तो ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट है जहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये +10 है तो उसको 0 करने के लिए -10 और यहाँ पे भी क्या लगा दो -10। बोलो है ना। तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विद रिगार्ड्स टू कार बी कितनी आ गई, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ कार ए with regards to car B is going to be 2 meters per second square। फंडा समझ में आया। और इनिशियल स्पीड क्या है कार ए की विद रिगार्ड्स टू कार बी, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना चलना है गाड़ी को, 60 मीटर। बोलो है ना। तो गाड़ी को डिस्टेंस चलना है 60 मीटर। अब सवाल कह रहा है कितने समय में ए बी से मिलेगी बताओ। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोनों गाड़ियों के बीच में जब बी को रोक ही दिया तो एक तरीके से ऐसे सोचो कि बी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। और जब बी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। कि भाई ए गाड़ी को इस स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से रिलेटिवली चलना है ऐसा लग रहा है बी को, और 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो 60 इज इक्वल टू यू कितना है मुझे बताओ। यू है मेरे पास 5, टाइम मुझे निकालना है हाफ, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू 60। तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी निकली बेटा, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 60 हियर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न, बताइए। तो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 60 हियर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए, बोलो। इज दिस पार्ट क्लियर एंड हेंस व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग टू हैव, बताओ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर ले, 60 के ऐसे फैक्टर्स बना ले जिनका डिफरेंस या सम 5 आता है, -60 के फैक्टर 6 10 जा 12 5 जा, है ना। और तो कोई फैक्टर बन नहीं रहा तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा टाइम निकाल के दे देगा। अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है, -5 प्लस माइनस कितना बनेगा मुझे बताओ, 25 प्लस 2 40 बाय 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -5 प्लस अंडर रूट ऑफ 265 बाय 2। दिस इज गोइंग टू बी माय टाइम। इतने सेकंड्स बाद गाड़ी ए गाड़ी बी से मिल जाएगी। 265 विल बी समवेयर अराउंड 15। तो कहीं ना कहीं टाइम 5.5 सेकंड्स के आसपास आना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं आती है तो ये सीख लेंगे। बट अभी मैंने इसका टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो अगर इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन गई
तो हम इसको सॉल्व कर सकते। बात समझ में आ रही? एनी डाउट्स इन दिस? जस्ट इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर इक्वेशन बनानी आ गई तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इस तरीके से अब हम ये सवाल कर सकते हैं। अब लॉजिक समझो क्या। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा भाई ये जमीन है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये जमीन है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक बॉल फेंकी एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्ली बैठी, कैट। कैट रुकी हुई है और इस ऑब्जर्वर से ये बिल्ली 60 मीटर्स की दूरी पे, ये बिल्ली 60 मीटर्स की दूरी पे। अब सवाल देख रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है ये। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कैट, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द कैट बी हिट बाय द बॉल। अब मैं कह रही हूँ कि जो स्पीड है वो एंगुलर है। क्या है? उसकी है, एक बॉल को आगे लेके जा रही है और एक बॉल को ऊपर लेके जा रही है, बोलो फाइनल। तो इफेक्टिवली जो बॉल है वो ऐसे जा रही है, को हिट कर रही है। कोई बॉल कौन है पूछा, लेकिन ये 10 sin 30 की स्पीड, बोलो हाँ है ना। ये हमने रेजोल्यूशन में कल सीखा था कि जिसके साथ एंगल नहीं दिया होता वो वाली स्पीड क्या होती है, लॉन्ग वाई एक्सिस ये बनेगी 10 sin 30। और जो आगे की तरफ जा रही है वो है 10 cos 30, बोलो। तो उसको फॉरवर्ड, हर अगर ये बॉल पहुंची तो आगे भी जा रही है और ऊपर भी उठ रही है। अगर ये बॉल यहाँ पहुंची तो आगे भी जा रही है और ऊपर भी उठ रही है, बोलो हाँ है ना। इसके बाद आगे भी जा रही है, तो आगे की बॉल को कौन है हर वक्त, हर वक्त 10 cos 30, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो हवा उल्टी चलेगी तो उसकी स्पीड को कम कर देगी, लेकिन हम यहाँ पे हवा नहीं चला रहे, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, बोलो हाँ। तो अब मैं कह रही हूँ कि बेटा 10 cos 30, अगर बॉल सीधी भी 10 cos 30 रोल करा दे तो भी उसको 60 मीटर ही चलना है। और बॉल से ऐसे घूम के आए तो भी उसको डिस्प्लेसमेंट तो कितनी ही है, 60 मीटर। और जब हम एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर लिखते हैं, इसमें एस रियल में, रियल डिस्प्लेसमेंट ही होता है। फॉर्मूला किसके लिए, ये वेक्टर इक्वेशन है ये। एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही होता है। और आप देखो हमने यहाँ एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं करी, ना रिटार्डेशन की बात करी, कि ना तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बढ़ा रहा है ना ही कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड घटा रहा है, क्योंकि हवा उसको रोक ही नहीं रही। तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लिख लो इस बात को कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम। बोलो बात समझ में आई? तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, मतलब उस पर कोई रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन इस केस में 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी बन गया। यू क्या स्पीड, दैट स्पीड इज 10 cos 30, क्योंकि फॉरवर्ड जाने वाली स्पीड है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा मुझे बताओ। तो दिस एस हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस एस हियर इज गोइंग टू बी 10 cos 30 √3/2 इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस है अपना 7। तो यहाँ से ये 6 हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास 12/√3, ये 2 इधर चला जाएगा, बोलो हाँ। और √3 से नीचे और ऊपर की तरफ मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 12√3/3, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शनलाइज, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 4√3। और मैंने आपको टाइम की वैल्यू बताई थी 4 × √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये जगह 8 और 12 और 28 29 और 2, ये जगह 2.928। दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द टाइम, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 3 सेकंड्स के अंदर
ये बॉल उस बिल्ली को हिट कर देगी। बोलो हाँ या ना। कितना डिफिकल्ट सवाल था, और रिलेटिव वेलोसिटी से और एंगुलर रेजोल्यूशन से ये कितना आसान। बस ये देखना है कि भैया बिल्ली को ऊपर जाके कोई हिट नहीं करना, पर ये 10 sin 30 तो बॉल को ऊपर की तरफ उठा रही है, इसका असर तो बॉल को ऊपर उछालने में लग रहा है। लेकिन फॉरवर्ड को जा रहा है, फॉरवर्ड लेके जा रहा है 10 cos 30। तो सिर्फ यही स्पीड है जिस स्पीड से बॉल आगे बढ़ रही है, चाहे बॉल हवा में कहीं पे भी हो, बॉल की स्पीड हर वक्त 10 cos 30 मीटर पर सेकेंड। और वही स्पीड है इसको कवर कर रही है, तो कितने समय में ये इसको कवर कर सकती है? बोलो हाँ। इज दिस फैक्ट क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट बताइए, एनी डाउट्स इन दिस कॉन्सेप्ट? क्लियर है? तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, पर ये बच्चों को बहुत टफ क्वेश्चन लगते हैं, बट ये 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। फंडा समझ में आया? एक और पार्ट देखो, एक और पार्ट देखो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला, क्या, मैं बहुत बेसिक सवाल करा रही हूँ, बहुत कोई टफ नहीं। देख, मैंने बोला कि भाई यहां से मैंने एक बॉल फेंकी 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, और यहां से मैंने एक बॉल फेंकी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर फेंकी, 60 डिग्री से फेंकी। माई क्वेश्चन इज कि हवा में अगर ये बॉल टकराई, है ना, माई क्वेश्चन इज कि अगर हवा में बॉल ये टकराई, ये मान लो दोनों को 60 डिग्री कर देते, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो माई क्वेश्चन इज कि हवा में अगर ये बॉल टकराएगी तो ये कितने समय पे मिलने वाली है ना? ये बॉल चलेगी ऐसे, और ये वाली बॉल चलेगी कहीं इस तरीके से, तो कहीं यहाँ पे ये दोनों बॉल टकरा जाएंगी। बोलो हाँ। कहीं इस पॉइंट पे दोनों बॉल टकरा जाएंगी एक्स पे। किसकी स्पीड ज्यादा है? बॉल ए की। बॉल बी की स्पीड, सॉरी, बॉल बी की स्पीड ज्यादा है, बॉल ए की स्पीड कम है। तो मैंने कहा जब इनको फेंका था तो इनके बीच की दूरी कितनी थी? इनके बीच की दूरी थी 100 मीटर। मेरा सवाल है, बताओ कितने समय बाद ये बॉल टकराएगी? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 मीटर की स्पीड है, इसका एक कंपोनेंट हमारा कहाँ आता है? इसका एक कंपोनेंट हमारा आता है एक्स एक्सिस में, और वो आएगा 10 cos 60, और एक उसको ऊपर उछालने में हेल्प करेगा, दैट इज गोइंग टू बी 10 sin 60। इस वेलोसिटी को उड़ा दो। अब इस वेलोसिटी के दो असर दिख रहे हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। बोलो हाँ। 10 cos 60 क्या हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ए अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनी? cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, ये बन गई 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो बॉल ए है वो आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। बोलो हाँ। और बॉल बी जो है तोड़ ली। बोलो, इसी कोऑर्डिनेट में पड़ेंगे ना बॉल, 20 को, और ऊपर की तरफ बन गया 20 sin 60। बोलो हाँ है ना? तो 20 sin 60 कितना होता है? √3/2। उसको तो मुझे कुछ करना नहीं, वो तो बॉल बी को उछाल रही है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल बी along y axis, that is going to be 10 √3। लेकिन along x axis ये जा रहा है कितना? 20 × cos 60 हाफ, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। तो मैंने बोला कि बॉल बी इधर की तरफ आ रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने क्या करना है, मैंने मान लो बॉल बी को रोक दिया, या मैंने मान लो बॉल ए को रोक दिया। ए की स्पीड प्लस है, बी की स्पीड माइनस है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। बोलो हाँ है ना? तो इसको 0 कर करूंगी, इसको भी -5 मीटर पर सेकेंड करूंगी। तो ऐसा लग रहा है वेलोसिटी ऑफ बी अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है? -10 -5। तो डायरेक्शन तो माइनस से पता चल रही है, पर वैल्यू तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब 15 मीटर पर सेकेंड से बी वाली बॉल जो है वो भागी भागी एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रही है, और उसको ए को जाके सीधा सीधा टकराना है, सीधी सी बात ये है। और डिस्टेंस चलना है 100 मीटर, और एक्सेलरेशन दोनों की सेम है। तो हम ऐसा क्या मान के चलेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन 0 है दोनों की, सेम टाइम में कुछ मिले, तो मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन 0 कर दी, तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो गया। डिस्टेंस है 100, रिलेटिव स्पीड है -15, और टाइम हमें निकालना है। बोलो हाँ। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/-15। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, 5 3 5 20 दिस वैल्यू इज 6.66 सेकेंड, और माइनस हटा दीजिएगा क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करना है,
तो मेरे पास 6.66 सेकंड लगे। अब आता हो, ये क्वेश्चन देखने में ना जान छूट जाएगी लोगों की, ठीक है, पर आपने ये क्वेश्चन कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सेम? इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सेम और नॉट? जस्ट सेकंड, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस हमें एक को रोकना है और दूसरे को चलाना है, ठीक है, एक को रोकना है दूसरे को चलाना है। और जब एक को रोकते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन स्पीड वगैरह सब जीरो कर देते हैं। और जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले कार के लिए पढ़े, तो हम इसको सारे, लेकिन कब बताओ, हम इसको सिंगल, लेकिन कब, जब हमने दूसरी गाड़ी को रोक दिया और डिस्टेंस दे रखा, डिस्टेंस निकाल देंगे। कभी कभी बोलता है जी बताओ, टकरा जाएगी, बताओ कितना डिस्टेंस है ए और बी में इनिशियली, कितना डिफिकल्ट था। तो उस केस में उसने टाइम दे दिया, रिलेटिव स्पीड आपने निकाल दी, स्पीड इनटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमें ये चल गई तो वो मुझे टाइम निकलवाए, डिस्टेंस निकलवाए, हम हर प्रकार का सवाल सॉल्व कर सकते। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप हमें क्या कहती है? नेक्स्ट टाइप कहती है कि भाई दो ट्रेन है ना, ट्रेन का फंडा समझो, लॉजिक। ट्रेन में से डब्बा होती है। अब मैंने बोला कि यार दोनों ट्रेन जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है ओवरटेक करना और एक होता है क्रॉस करना। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक तब करती है जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, और क्रॉस कब करती है? जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। पहली बात तो ये, तो ओवरटेक वर्ड इसका ही मतलब है कि बोथ द ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ द ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है। ओवरटेक का मतलब, क्रॉस का मतलब क्या होता है? दैट बोथ द ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग इन दी, both the trains are traveling in the opposite directions, कि दोनों ही ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। और ओवरटेक का मतलब दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है, कहते जी एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है 200 मीटर, ट्रेन ए, ये लेंथ ऑफ ट्रेन ए है। एक दूसरी ट्रेन है जो ऐसे खड़ी है, ठीक है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। एक दूसरी ट्रेन है, उसमें क्या हो रखा है, उसमें ट्रेन ए से आगे एक दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है, एंड दैट सेकंड ट्रेन की लेंथ जो है वो है 300 मीटर। या इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये बीच में इसकी डिस्टेंस कितनी है? ट्रेन ए से 50 या 20 मीटर की दूरी पे एक और ट्रेन खड़ी हुई है जिसकी लेंथ है 100 मीटर। अब माय क्वेश्चन इज, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। ट्रेन ए की स्पीड दे रखी है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन बी की स्पीड दे रखी है मुझे 20 या 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ स्पीड दे। अब क्वेश्चन कहता है, हाउ मच टाइम will it take for the train A to overtake ट्रेन बी? कितना समय लगेगा ट्रेन ए को ट्रेन बी को ओवरटेक करने में? बोलो हाँ। तो मैंने कहा ओवरटेक कैसे होता है, एक बार बताओ। ओवरटेक तब होता है जब क्या हुआ, ये ट्रेन की लेंथ जो है ना, वही डिस्टेंस है। आप सोच के देखिए, एक ट्रेन अगर, ध्यान सुनना, एक ट्रेन अगर, ध्यान से देखना, ये रास्ता है, ट्रेन ये पॉइंट बी है, ये ट्रेन पूरी तरीके से अगर आगे चल गई, ये ट्रेन आगे बढ़ी 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 बढ़ी, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ये छोड़ दो ना। देखो, अब मान लो मेरे पास क्या था, मेरे बहुत सिंपल सा फंडा, मेरे पास एक ट्रेन है जिसकी खुद की लेंथ कितनी है, 200 मीटर,
और इसकी स्पीड दे रखी है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ट्रेन ए। और मुझे क्या हो रखा है कि इससे यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पे एक दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है जिसकी खुद की लेंथ है 100 मीटर। ये ट्रेन बी है और ये आगे बढ़ रही है स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। तो अब आप एक बात बताओ, अब आप एक बात बताओ मेरे को। ट्रेन, अब देखो ट्रेन एक, बोलो। अब ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई, ये होता है ओवरटेक करना। ओवरटेक करने का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रेन इज वाई। तो हाँ, बात समझ रहे हैं? अब ट्रेन तो अब कर रहा है, अब तो मुझे खराब लगाओ कि जब बड़ी तो चला 200 मीटर, है ना, 200 स्टार्ट हो रहा है, फिर वो 50 मीटर चला पीछे वाला चला, एक कर दिया तो पूरी ट्रेन यहाँ से डिस्टेंस चला। बोलो हाँ, ये सुन, इट बी फाइन समथिंग। बोलो हाँ। कोई नहीं, 50 मीटर ले लो इस बार डिस्टेंस। पर तुम एक बात बताओ कि कोई भी गाड़ी ने जो जितना भी डिस्टेंस चला वो उसके पीछे वाले पहिए के बराबर चला। बोलो हाँ ना। पीछे वाला पहिया ने अपनी लेंथ के बराबर 200 मीटर यहाँ तक चला, फिर यहाँ पहुंचा पीछे वाला पहिया, फिर आगे चला। तो वो बेसिकली पहिया ने क्या करा, एक तो अपनी लेंथ चली प्लस 50 चली प्लस लेंथ ये चली 100 चली। बोलो हाँ ना। तब जाके तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मुझे बताओ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हियर विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए विल बी इक्वल टू व्हाट? 200 खुद की लेंथ, 100 आगे वाली ट्रेन की लेंथ और 50 इनके बीच का गैप। बोलो हाँ। इतना डिस्टेंस जब ट्रेन चलेगी तो कितनी चली? 350। ट्रेन ने डिस्टेंस चला है हमारा कितना? ट्रेन ने हमारा डिस्टेंस चला है 350 मीटर्स का डिस्टेंस चला है। बोलो हाँ ना। और कितने समय में चला है? कितने समय में चला है मुझे बताओ। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? टाइम निकालना है। हमने स्पीड ऑफ कार बी को रोक दिया था, तो बी को रोक दिया तो इसको -2 कर दिया था। तो इसका मतलब कितनी स्पीड हो गई थी? रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए विद रिगार्ड्स टू बी इज 8 मीटर्स पर सेकेंड। बोलो है ना, क्योंकि हमने ट्रेन बी को रोक दिया था। अब बताओ कितना समय लगेगा ट्रेन ए को बी को ओवरटेक करने में। तो हमने बोला वी ए बी इंटू टाइम, हियर इज गोइंग टू बी 350। टाइम निकल जाएगा, तो टाइम हियर इज गोइंग टू बी 350/8। तो बेसिकली आप ये चीज समझो कि चाहे ओवरटेक करना चाहे क्रॉस करना हो, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये मेरी बात समझ में आई? और टोटल डिस्टेंस हम नापते हैं पीछे वाले पहिए से। तो पीछे वाला पहिया जितना डिस्टेंस चलेगा उतना ही डिस्टेंस हमारा पूरी ट्रेन चलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? क्या हमें ट्रेन का कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या हमें ट्रेन का कंसेप्ट समझ में आ गया, बताइए कि नहीं? तो दैट इज द बेसिक आइडिया वी हैव। दैट इज द बेसिक आइडिया वी हैव। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए। यस और नो? दैट इज द बेसिक आइडिया वी हैव। ठीक है जी। अगर ट्रेन क्रॉस भी करेगी,
है ना। अगर ट्रेन क्रॉस भी करेगी तो भी कैसे काम चलेगा वो देखते हैं। अब पैरेलल चल रहे हैं, जैसे मान लो ये रास्ता है, एक ट्रेन है ए, उसकी लेंथ है 500 मीटर। दूसरी ट्रेन है बी, लेंथ है 200 मीटर। इनके बीच की दूरी है 600 मीटर। ट्रेन ए इधर चल रही है और ट्रेन बी इधर चल रही है। ट्रेन ए को बी को क्रॉस करना है, तो ट्रेन के पहिए बनाओ। पीछे वाला पहिया ये रहा। जितना डिस्टेंस, देखो सीधी सी बात है, जितना डिस्टेंस, पहियों की साइज बिल्कुल सेम है। पहियों की साइज सेम होने का मतलब लेंथ वाइज जितना पीछे वाला व्हील डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही डिस्टेंस आगे वाला व्हील करेगा। तो अगर मैं ट्रेन को आगे बढ़ाऊं तो ट्रेन जब आगे बढ़ेगी तो पीछे वाला पहिया यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, एक एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन तक आने के लिए 500 मीटर चलेगा, बोलो हाँ है ना। फिर पीछे वाला पहिया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 600 मीटर चलेगा, बोलो हाँ है ना। और फिर पीछे वाला पहिया, जब ट्रेन हमारी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो पीछे वाला पहिया कहीं यहाँ है और क्रॉस करने के लिए वो पीछे वाला पहिया क्या कर रहा है मुझे बताओ। 600 मीटर, देखो ये 500 मीटर की ट्रेन है, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो पीछे वाले पहिया ये पूरा क्लियर कर लेगा, तब भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्रॉस करने का मतलब ये पूरा ए वाला जो ट्रेन है वो इतना आगे बढ़ जाए कि उसका इसका ये स्टार्टिंग और ये मैच कर जाए। मतलब ये कुछ इस तरह से जाके ट्रेन खड़ी होनी चाहिए फाइनली। क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि ये वाली ट्रेन है। तो जब दोनों ऑपोजिट चल रही थी, मान लो इसकी स्पीड थी मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड थी मेरे पास ए, मान लो 15 मीटर पर सेकेंड, आया ना। और मैं चाहती हूँ कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले और दोनों की स्पीड मैंने दे दी, तो मैं क्या बोलूंगी मुझे बताओ कि मुझे स्पीड ऑफ ए विद रिगार्ड्स टू बी निकाल लेना चाहिए। दैट इज 15 - 10, और ट्रेन बी को रोक देना चाहिए। तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, दैट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ कार ए, ट्रेन ए विद रिगार्ड्स टू बी। विद रिगार्ड्स टू जिसको बोलते हैं हम उसको ले आते हैं रेस्ट पे। और अब हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस, हमें क्या बोल देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए, टोटल है अपनी लेंथ प्लस बीच की दूरी प्लस दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ। क्योंकि पीछे वाले पहिए ने ये 200 मीटर भी आगे चला तभी जाके वो यहाँ जाके खड़ा हुआ। एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 1300 मीटर। अरे हाँ या ना। तो 1300 मीटर जो डिस्टेंस चल गया, अब मुझे एक सिंपल सी बात यहाँ बता दो कि भाई इतना टाइम लगा, तो टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस। अच्छा 25 होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, यस -10 था, आई एम सो सॉरी, यस। तो दिस विल बी +10 + 10, यस यस। तो स्पीड होगी 25, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपने पास 1300। तो टाइम निकल जाएगा कितना, 1300 को मैं लिख सकती हूँ 13 × 100/25। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये आ जाएगा अपना पास कितना, 52 सेकेंड्स। तो 52 सेकेंड्स के अंदर जो ट्रेन है, मतलब लगभग लगभग 1 मिनट से भी कम समय के अंदर ट्रेन ए विल क्रॉस ट्रेन। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ठीक है जी। कितना डिफिकल्ट है ये सवाल, मुझे इतना बता दो, कितना डिफिकल्ट है सवाल? वेरी सिंपल पार्ट, देखने में इतना टफ क्वेश्चन है ये कि अगर आप पहली बारी में किसी को दे दोगे तो वो रो देगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी इसको बहुत ही सिंपल कर देती है। सीधा फंडा, दोनों में से किसी एक को रोक दो। तो अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करती हूँ, बोलो क्या मुझे ये कर देना चाहिए। अगर यहाँ से वी ए चल रहा है और उसी डायरेक्शन में वी बी चल रहा है और मैंने मान लो ए को रोकते हैं, तो वी ए बी का मतलब क्या है, ए को चलाओ और बी को रोको, बाद वाले को रोक दो, तो -VB। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिगार्ड्स टू बी की वैल्यू क्या बन गई, फॉर्मूला बन गया VA - VB। बोलो यस और नो। और अगर मैं आपको बोल रही हूँ मैं ए को भी चला रही हूँ और मैं बी को भी चला रही हूँ, और मैंने आपकी बार निकालना है VBA, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। दैट इज गोइंग टू बी VB -VA। तो VB का वैल्यू मान लो जो भी है, तो ये फॉर्मूला बन गया। मतलब पहले वाले में से बाद वाले का माइनस करना। अब जनरली मुझे कुछ नहीं पता,
मैंने आपको सिंपल लिख दिया, मुझे वी सी डी निकालना है, तो क्या लिख दोगे, वी सी माइनस पहले वाले में से दूसरे वाले का। रीड कैसे करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी कीपिंग द वेलोसिटी ऑफ डी कांस्टेंट। बात समझ में, कीपिंग द वेलोसिटी ऑफ डी एज कांस्टेंट। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी, इज दिस पार्ट क्लियर, बोलो जी। एनी डाउट्स इन दिस, जस्ट टेल मी। So this is the concept of relative velocity। ठीक है जी, एंगुलर स्पीड आ गई, एंगुलर स्पीड को रिजॉल्व करना आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी हमारी कहीं पे भी लग सकती है, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल मोशन, वेदर इट इज वर्टिकल मोशन। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, ठीक है, और देखो, और देखो, ये ग्राउंड है और ये एक छत है। मैंने एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी, एक बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी। नीचे से ऊपर वाली की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाली की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं देखूं तो ये नीचे वाली स्पीड को ओरिजिन पे लगाओगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर वाली स्पीड का ये ओरिजिन बना दोगे तो ये नीचे की तरफ दिख रही है, तो नीचे वाला वेक्टर नेगेटिव होता है और ऊपर वाला वेक्टर पॉजिटिव होता है। दोनों को ओरिजिन पे लगाओ जरा, तो ओरिजिन पे दोनों के टेल्स आने चाहिए और हेड आना चाहिए ऊपर की तरफ। ओरिजिन मस्ट बी इक्वल टू द टेल ऑफ द वेक्टर, बोलो हाँ है ना। वेक्टर जब बना रहे हो तो वेक्टर ऊपर आ रहा है, ये इसका टेल है, इसको ओरिजिन पे रख दो। ओरिजिन पे रखने पे ये ऊपर की तरफ आएगा, दिस इज बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी। तो ये हो गया स्पीड ऑफ बॉल ए और नीचे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ बॉल बी। स्पीड की डायरेक्शन समझ में आ गई कैसे ले रहे, ऊपर पॉजिटिव आई एक्सिस वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, और मैंने कहा ये दीवार की लेंथ है 200 मीटर। मेरा सवाल है कि कितने समय में बॉल ए विल मीट बॉल बी। और आप देखो जब वर्टिकली चलते हैं तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, पर क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की ही सेम है तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो ही हो जाएगी दोनों की, जिसको भी रोकोगे आप, है ना। अब बताओ, तो मैंने मान लो बी को रोक दिया, मैंने कहा जी लेट्स कीप बी एज जीरो, लेट्स ब्रिंग बॉल बी एट रेस्ट, लेट्स ब्रिंग बॉल बी एट रेस्ट, बोलो है ना। तो अगर बॉल बी को मैं रेस्ट पे ले आती हूँ तो इसका मतलब क्या है बताओ। अगर मैं बॉल बी को रेस्ट पे ले आऊंगी तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब इसको +1 कर दूं तो इसको +1 कर दूं, तो ऐसा लग रहा है कि बी तो वहीं रुक गई और सिर्फ ए को ऊपर दौड़ना है और जाके ए से बी से मिल जाना है। तो हम बता रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिगार्ड्स टू बी कितना हो, मुझे बताओ। ये हो गया 11 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बोलो, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, क्योंकि इस बॉल को जब दौड़ेगा ऊपर की तरफ, जब ये बॉल दौड़ेगा ऊपर की तरफ तो इसको 200 मीटर की दूरी चलनी है, तो डिस्टेंस है 200। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, एक ही को चलाना है, इंटू टाइम। तो स्पीड है 11 इंटू टाइम। कितने समय में बॉल बी विल मीट ए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 200/11। आंसर आ गया 11 वन जा, फिर 90, 11 एट जा, है ना, 88, 20, 11 वन जा, तो 18.1 सेकेंड्स के बाद वो बॉल ए विल मीट बॉल बी। आर वी अंडरस्टैंड, आर दीज क्वेश्चंस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर टू बोथ ऑफ यू। तो चाहे हॉरिजॉन्टल में जाए, इसको हम डायरेक्टली क्यों कर पाए, क्योंकि बॉल ए हो, देखो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों को बॉल नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं है, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा नीचे रहती है। ऊपर वाली बॉल को भी नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही होगी, नीचे वाले को भी ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी। ग्रेविटी तो नीचे ही खींचेगी, अरे हाँ या ना। ग्रेविटी की डायरेक्शन तो नीचे ही है, अर्थ अपनी तरफ ही खींचेगी भाई, तो दोनों की डायरेक्शन नीचे ही होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दोनों की वैल्यू -g ही रहेगी, तो एक की वैल्यू, तूने इसको +g करेगा तो इसको भी +g करेगा, और दोनों की डायरेक्शन जीरो थी बोल, तो दोनों की नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गई। ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, ये चीज यही तो समझने वाली है, वर्टिकल मोशन में बस यही खेल है। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा बोलो। देखो कोई चीज ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच के उसकी स्पीड कम कर रही है, कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच के उसकी स्पीड बढ़ा रही है, वो ग्रेविटी का इम्पैक्ट है।
अरे हाँ या ना? तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट में कोई दिक्कत है? बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इजी कंसेप्ट, और बहुत बड़े बड़े सवाल दो दो स्टेप्स में सॉल्व कर सकता है। हाँ वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बताइए। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे।